पिछले कुछ दिनों में फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपातकाल की बातें हमें सुनाई दे रही है दोस्तों। अगर आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी के ट्विटर अकाउंट को चेक किया हो तो कुछ दिन पहले उनने ये कहा था कि इस लॉकडाउन की वजह से और इस कोरोना वायरस आपातकाल की वजह से देश को काफ़ी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ अगर इस स्थिति में देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए तो वो वाजिब होगी दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में दोस्तों, और इसका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है और इसे किस प्रकार लगाया जाता है, कौन लगाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपातकाल देश में जारी करने की, प्रोक्लेम करने की, घोषणा करने की ताकत सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में होती है। और इस फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपातकाल के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपातकाल नहीं लगाई गई है। ऐसी स्थिति बनी थी साल 1991 में दोस्तों, जब भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट के दौरान भारत को वित्तीय घाटा होने की शुरुआत हो गई थी, जिसकी वजह से सोचा गया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए, परंतु यह नहीं लग पाई थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कोरोना वायरस के कारण आज देश में हालात बने हुए हैं, उसका प्रभाव भी हमें आर्थिक रूप से देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसका प्रभाव सबसे पहले हम अगर निचले तबके से देखें तो मजदूरों को देखने को मिलेगा। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोगों को काफी परेशानी आएगी दोस्तों। उसके साथ कुछ व्यापारी के बाद हम देखें तो भारत में जो सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर कर रहा है, वो सर्विस सेक्टर इससे ज्यादा प्रभावित होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपातकाल के संक्षिप्त वर्णन के बारे में। तो दोस्तों मैं आप सभी को ये बता दूं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भी एक प्रकार की इमरजेंसी है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 के आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक का मिलता है दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान सारी शक्तियां जो राज्यों के पास होती हैं अपने अपने राज्य को चलाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, वो सारे पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाते हैं यूनियन के पास, केंद्र सरकार के पास। दोस्तों भारतीय संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। इसमें से पहला है आर्टिकल 352। यह युद्ध की स्थिति में लगाया जाता है दोस्तों। अगर किसी प्रकार का विद्रोह हो रहा है देश में तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का उपयोग करके देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, इसलिए इसको नेशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। दूसरा आर्टिकल 356 दोस्तों, इसे नॉर्मली प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। यह राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति के पास सारी की सारी पावर, उस राज्य की कंट्रोल डायरेक्टली राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं। अच्छे से समझा जाए तो राष्ट्रपति अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर वहां एक नॉमिनेट कर देते हैं। तीसरा आर्टिकल 360 दोस्तों, यह आर्टिकल 360 देश की साख को बचाने के लिए, देश की फाइनेंशियल स्टेटस को बरकरार रखने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अब इसमें होता ही है दोस्तों, किसी भी प्रकार का जो भी वेतन भत्ता है, राज्य सरकार के जो भी अलाउंसेस है, जो भी सैलरी है और जिस भी प्रकार के जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सबके वेतन और भत्तों में कटौती की जाती है दोस्तों, जिससे कि भारत की साख को बचाया जा सके और आप कह सकते हैं एक प्रकार का क्रेडिट को बचाया जा सके। दोस्तों आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में अमेंडमेंट बिल पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए इमरजेंसी का न्यायालय में समीक्षा हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार की इमरजेंसी का समय शायद बन रहा है। अब पता नहीं भारत सरकार इसको लगाती है या नहीं। तो दोस्तों अभी जो कोरोना वायरस के कारण जिस प्रकार का माहौल देश में बना हुआ है और सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, तो प्लीज दोस्तों घर में सुरक्षित रहिए और सरकार का साथ दीजिए और स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न प्रकार की इमरजेंसीज लगाई जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के और नए वीडियो बनाता रहता हूँ। जल्द मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।